Hello everyone, welcome to the Catalyst and today we will discuss about 14th January current affairs. First and foremost, every one of you, a very happy मकर संक्रांति सभी को। तो सबसे पहले मकर संक्रांति का पर्व है तो क्यों ना सबसे पहले मकर संक्रांति से रिलेटेड ही एक आर्टिकल को डिस्कस किया जाए, वो सबसे एंड में है। So what all the different festival we celebrate in the different core or part or pocket of India's different region, तो हम उस पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर। सो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है, और स्पेशली दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू जीएस पेपर थर्ड। जीएस पेपर नॉट सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, जीएस पेपर थर्ड नहीं, मैंने गलती से निकल गया क्योंकि बाहर गाने भी चल रहे हैं, आज संक्रांति का पर्व है। इट इज रिलेटेड टू जीएस पेपर सेकंड, क्योंकि ये फॉरेन रिलेशन से मैटर करता है। सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मकर संक्रांति पर बात कर लेते हैं। तो आपके कोई भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, सर ये वाला टॉपिक समझा दीजिए, पूरे डिटेल में मैं उस टॉपिक को भी साथ में इंक्लूड कर दूंगा, एम्बेड कर दूंगा हमारी इन क्लासेस के साथ में, राइट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर हम बात करने वाले हैं वो ये कि जब भी आप मुझे मेल भेजते हैं, आपके आंसर्स देते हैं, उस आंसर में कोई गलती होती है तो मैं उन मेल को, आपके जो टेक्स्ट रिटर्न वाले हैं, राइटिंग में आपने जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर देते हैं, तो मैं जरूर उनको रेक्टिफाई करके आपको रेस्पॉन्स भी देता हूं, तो जरूर आप मेल करते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले जब हम बात करने वाले हैं तो हम, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है आपको कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो पर्व है उस पर। तो ये फेस्टिवल पर जब हम आएंगे तो देखिए, हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब क्या हुआ? हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब हुआ कि किसानों की खेती से संबंधित है, और भारत में क्या होता है कि इस प्रकार की जो फेस्टिवल है, जब भी कोई नई क्रॉप तैयार हो जाती है तो किसान और वहां की जो कम्युनिटी है वो बहुत खुश होती है। तो यहां पर ये सब चीजें चर्चा में तो रहेंगी, क्योंकि नो डाउट फेस्टिवल भी है आज के दिन, और इसके अलावा प्रेसिडेंट ने भी ग्रीटिंग दिए हैं जो मकर संक्रांति है और पोंगल फेस्टिवल में। तो यहां पर देखिए, मकर संक्रांति को हम अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग एरिया में, जिसमें से हम जब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो बिहू, और बिहू एक नृत्य भी है, उस रूप से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहां पर मकर संक्रांति और उत्तरायण, उत्तरायण का मतलब क्या है? उत्तर की ओर अग्रसित हो रहा है। ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये लाइन ऑफ कैंसर है। अब तक जो सन था वो इधर नीचे पहुंच चुका था, अब मल मास भी हट जाएगा, शादियों का भी शुरुआत होने वाला है अब। तो यहां से अब जो है सूर्य जो है हमारी ओर अग्रसित होगा, मतलब कर्क रेखा की ओर, मतलब लाइन ऑफ कैंसर की ओर। इसीलिए इसको उत्तरायण भी कहते हैं। गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति। और माघी, और सिंपली संस्कृत इज कंसीडर्ड एज द ट्रेडिशन, सिंपली जो है ना इसको माघी भी कह रहे हैं। और सन इनटू, तो यहां पर ट्रांजिशन फेज देखने को मिलेगा, सन कैप्रिकॉर्न से वापस रिवर्स, मतलब कैंसर की ओर बढ़ेगा। नाउ सन मूव्स नॉर्थवर्ड, और अब क्या है, नॉर्थवर्ड में मूव करेगा अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार। अब देखिए, आपको पता है सन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटी है, नो डाउट, क्यों नहीं होने चाहिए। सूर्य सबसे महानतम भगवान इसलिए भी है, आपको रीजन पता है। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज, वन सेकेंड, मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं, कुछ इश्यू आ रहे हैं उसको रिजॉल्व कर ही देते हैं आज। तो यहां पर जो सन है, जो डेटी है, राइट, जो सन डेटी है, पूरे इस पृथ्वी पर एनी एनिमल, एनी क्रिएचर, एनी वायरस, बैक्टीरिया, सबको ऊर्जा सूर्य से मिलती है। सन एक इंपॉर्टेंट है ना, और फेस्टिवल क्रॉप्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर खरीफ का हार्वेस्ट जो होता है ना, खरीफ मतलब जो गेहूं है ना, मोस्टली फॉल एट खरीफ, सॉरी, तो यहां पर देखिए एक है खरीफ और एक है रबी। अब खरीफ जो है ना, लगभग सारी धान और वो सारी चीजें बिल्कुल कट चुकी होंगी अपनी, है ना। और रबी की फसल जो है करंटली अभी रबी, विंटर में नॉर्थ में तो रबी आ जाता है, जबकि यदि आप साउथ में देखेंगे ना, तो मैंने आपको कल ही सांबा के बारे में बताया था, है ना। साउथ में 4 अलग अलग प्रकार से सीजन होते हैं, तो साउथ में पूरी तरह से जो पैडी है, जो 4 अलग प्रकार से हम लोग क्रॉप को समय बताया था,
वो अब कटना स्टार्ट हो चुका होता है, लगभग सारी चीजें फ्री हो चुकी होती हैं और इसीलिए वो खुश हैं क्योंकि अब उन्हें आवक होगी, इनकम, लाइवलीहुड। तो सबसे पहले पोंगल, तो ये तमिलनाडु का पर्व है, 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब अब से शुरू हो गया, 4 डेज रहेगा पोंगल, ठीक है। इसके अलावा लोहड़ी, आपने गाना सुना होगा अमिताभ बच्चन का, ओ आ गई लोहड़ी वे, ऐसा गाना जरूर सुना होगा आपने। लोहड़ी जो है 13 तारीख की रात को, है ना, एक पूरा आग जलाई जाती है, रेवड़ियां और गजक तिल खाए जाते हैं, राइट। और इसके बाद में पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये हम बात करेंगे पंजाब। भोगी, भोगी जो है ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी 4 दिन का फेस्टिवल है और इसमें जो है विद ए बॉन फायर, एक आग लगाई जाती है लॉग ऑफ वुड की, सॉलिड फ्यूल की, वुडन फर्नीचर नो लॉन्गर यूजफुल, तो ये जो वुडन फर्नीचर है अब आगे इतने प्रयोग में नहीं आते हैं और यहाँ पर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जलाकर वहां पर गर्मी पैदा की जाती है। फिर माघ बिहू, माघा हमने बात किया था, ये असम नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है, गाने गाए जाते हैं, डांस किया जाता है, प्रेयर की जाती है कि शांति और प्रसन्नता, खुशहाली रहे, है ना, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता है। उत्तरायण मैंने आपको बताया था ये गुजरात में, तो आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकते हैं। और अहमदाबाद में बहुत ही लार्ज स्केल पर काइट फेस्टिवल होता है, जयपुर भी पूरी तरह से अभी काइट फेस्टिवल में डूबा हुआ है। तो साजी, अब ये साजी कुछ नहीं बल्कि शिमला जो है ना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का, उसमें मकर संक्रांति को हम माघा साजी कहते हैं। ये साजी जो है ये वहां का पहाड़ी वर्ड है फ्रॉम संस्कृत, स्टार्ट अ न्यू मंथ, और यहां से एक नया मंथ माघ स्टार्ट होता है। तो माघ, पौष, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, ये सब आपने सुने होंगे, तो माघ की शुरुआत यहाँ हो रही। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको ये अलग अलग प्रकार के जो पर्व हैं, मकर संक्रांति है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द फार्मर, हार्वेस्टिंग, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो टॉपिक है आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएगा, इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फॉरेन अलायंस, कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तब से लेकर भारत ने किस किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ संबंध स्थापित करना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, फिर 1962 के वार के बाद फिर हम कैसे यूएसएसआर की तरफ गए, फिर हम आज की तारीख में अमेरिका की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अलग अलग जो 5-6 फेजेज हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उस सब को समझने से पहले हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात करेंगे। मैं इसको समराइज करूं इस पूरे वक्तव्य को जो यहां पर लिखा है, तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होता है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, रणनीति, जो देश एक रणनीति बनाता है विदेश संबंधों को, फॉरेन रिलेशन को लेकर, और ये मल्टीपल एंगल पे होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड भी है, डिफेंस पैक्ट भी है, सिक्योरिटी पैक्ट भी है, एनर्जी पैक्ट भी है, अलग अलग प्रकार के पैक्ट हैं। तो इन सबको करने के लिए जब मैं बात करूं, एक समय था कि अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर, दोनों सुपर पावर थे। उस समय पर क्या होता था, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है काफी हद तक रशिया या यूएसएसआर कैसे डिसीजन ले रहा है उसके अकॉर्डिंग यूएसए अपने निर्णय लिया करता था। जब यूएसएसआर हट गया तो यूएसए बिल्कुल अपनी हेजीमनी, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपने हिसाब से लिया करता था, अपने डिसीजन पूरी तरह से प्योरली, है ना, कि जैसा वो चाहता है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी केवल और केवल, यदि मैं आइडियली कंसीडर करूं कि इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है कभी किसी देश को मिल सकती है, तो वो केवल और केवल उस देश को मिलेगी जो डोयन है, लीडर है, जिसकी हेजीमनी है, राइट। लेकिन जब हम बात करें कि जब भी जैसे बायपोल बन जाता है, जैसे क्या आज अमेरिका पूरी तरह से जो है ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना पाता है? नहीं, क्योंकि अमेरिका के बहुत से फॉरेन रिलेशन चाइना को, इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो यूएसए की पॉलिसी है उसमें डिफ्लेक्ट हुआ। तो जब हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो क्या इंडिया का हम पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस कंट्री हैं? नहीं, भले ही हम सोवरेन हैं, लेकिन हम चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका के दबाव में कई प्रकार के निर्णय इस प्रकार से लेते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है, ईरान से हमारे अच्छे संबंध हैं, रहे, हमेशा से रहे, बट वाई वी आर डेटरिंग इट, क्यों हम उसको स्टॉप कर रहे हैं? द रीजन बिहाइंड इज यूएसए प्रेशर, सैंक्शन। इस कारण से
हम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत एक रिलेशन बनाना चाहते हैं ईरान के साथ, वो नहीं बना पा रहे हैं। सऊदी अरेबिया का प्रेशर, राइट, हमें बैलेंस करना है। हमने डी हाइफनेशन, आपको डी हाइफनेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, वहां पर भी डी हाइफनेशन में क्या है, हमने देखिए जब हम चाहते थे कि इजराइल से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हो, लेकिन हमें हमेशा से पैलेस्टाइन को बैलेंस करना पड़ता था। पैलेस्टाइन से हमेशा से हमारे अच्छे रिलेशन रहे। पैलेस्टाइन को हमने ये भी देखा कि इजराइल को गलत बसाया गया, उस समय की बात है जब उसे बसाया जा रहा था, और जातियां हो रही हैं पैलेस्टाइन के साथ, अमेरिका यूके के दबाव में बनाया गया, और हमने हमेशा नॉन अलाइंड नेशन के तौर पे भूमिका निभाई। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से देखिए जब इजराइल से हमारे अच्छे संबंध स्थापित होने स्टार्ट हुए, तो हमने कभी भी पैलेस्टाइन के रिलेशन को इजराइल के साथ में, एक समय था कि हम है ना बैलेंस रिलेशन करना चाहते थे इजराइल के साथ, पैलेस्टाइन को खराब ना लग जाए, इजराइल को खराब ना लग जाए, लेकिन अब हमने उनको बिल्कुल डी हाइफनेटेड कर दिया। मतलब ये कि इजराइल और पैलेस्टाइन, इसके बीच में जो ये हाइफन आ रहा है, इसको हटाकर इजराइल से अलग संबंध, पैलेस्टाइन से अलग संबंध। वैसे ही ईरान और जो सऊदी अरेबिया से हमारे रिलेशन है, हम सऊदी अरेबिया को खुश करते तो ईरान नाराज हो जाता, ईरान को खुश करते तो सऊदी अरेबिया, तो हमने क्या कर दिया, दोनों से सेपरेट रिलेशन, और इनको, इन दोनों के अपने लेंस को देखते हुए, इनके रेस्पेक्ट में हम लोग डिसीजन नहीं लेते, हम लोग डी हाइफन कर चुके हैं। तो यहां पर भारत में अब जो करंट सिनेरियो है उसमें फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो यही पूरा इस आर्टिकल का डिटेल में डिस्कशन। सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिनोट्स द एबिलिटी ऑफ स्टेट टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। ऑटोनॉमी क्या डिनोट करती है कि जो राज्य है उसकी एबिलिटी कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यूट कर सके, प्राप्त करे, है ना, परस्यू कर सके। अडॉप्ट इट्स प्रेफर्ड फॉरेन पॉलिसी विदाउट बीइंग कंस्ट्रेन्ड इन एनी मैनर बाय अदर स्टेट, कि हम किसी अन्य देश के दबाव में ना करें। लेकिन क्या मैं आज के सिनेरियो की बात करूं, एनी कंट्री यू नेम दैट फॉलो आइडियली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? नहीं। अमेरिका किया करता था एक समय में, बट डिक्टेट क्या करता था, जब तक चाइना इतनी पावर नहीं थी और कोल्ड वॉर का इरा खत्म हो गया था, तब अमेरिका डिक्टेट करता था चीजों को। लेकिन अब वो भी उस रेंज में नहीं रहा है। तो इसी बारे में ये पूरा का पूरा जो है ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दिस इज व्हाट द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर द फॉरेन पावर्स, और उनके रेस्पेक्ट में कैसे निर्णय लिए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वुड इनेबल द स्टेट टू रेजिस्ट द प्रेशर दैट मे बी एक्सर्ट बाय अदर स्टेट। तो यहां पर हमें पॉलिसी वगैरह, लेकिन आपको पता है इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, काफी हद तक पॉलिसी हम लोग इंडिपेंडेंटली बनाते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ जो निर्णय है उनमें थोड़ा सा बदलाव करना होता है, मॉड्यूलेट करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा मैंने आपको ईरान के केस में बताया। थ्योरेटिकली देयरफॉर ओनली अ लोन सुपर पावर, लोन का मतलब जैसे लोन वुल्फ होता है ना, लोन वुल्फ अकेला, सुपर पावर जो है ना इन ए यूनिपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसमें एकमात्र वो पावर है, ट्रूली वही पजेस कर सकता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो क्या इन प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज एनी लोन सुपर पावर इन द वर्ल्ड? नो, इवन अमेरिका इज नॉट द लोन सुपर पावर, है ना। अमेरिका भी अब लोन सुपर पावर नहीं है, तो उसके भी स्ट्रेटेजिक जो निर्णय है वो डिफ्लेक्टेड होते हैं, डेविएटेड होते हैं, उन्हें भी कई बार क्या है इंडो पैसिफिक में अपने, तो इसी प्रकार से सो इट इज ओनली कंट्री दैट वुड विल्ड ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक, वही क्या कर सकती है, इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड दस पावर टू रेजिस्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल अदर स्टेट, तो वो ही इसको बियर कर सकती है। यहां पर मैंने आपको जो बहुत से एग्जाम्पल बताए हैं, राइट, जैसे हम बात करें पाकिस्तान के लेंस में, हम लोग कई बार क्या होता है पाकिस्तान के को देखते हुए हम लोग निर्णय लेते हैं। तो यहां पर यही पूरे कॉन्सेप्ट आपको पूरा डिटेल में बताएगा, आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी, जो यहाँ पर है ना, मैंने आपको उसको ब्रीफिंग कर दिया है, राइट। और इंडिया ने हमेशा क्या अडॉप्ट किया है, एक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, an objective in the post covid world while it is seen primarily economic term reducing import की सबसे खास बात है, हमें ये अभी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की टर्म अब क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए इंडिया काफी हद तक इंपोर्ट पर डिपेंडेंट था, अभी हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ गए हैं, आपने पिछले दिनों में देखा होगा एक्सपोर्ट इज रादर हायर देन इंपोर्ट। और इसके पीछे रीजन क्या है कि हमने इंपोर्ट को कम किया, हमने अपने ऊपर डिपेंडेंट होना स्टार्ट किया, और ये सब क्या होगा, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी
को और मजबूती से हम ऑटोनॉमस निर्णय ले सकेंगे यदि हम सेल्फ रिलायंट होंगे। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉरेन पॉलिसी में कोविड पेंडेमिक के बाद हमने एक बहुत बड़ा बदलाव और भी किया है। तो लगातार हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव किया है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है तो मैं ये आपको बता चुका हूं, ये पूरी बात आप पढ़ लेंगे। और सबसे खास बात है, इसमें ध्यान रखा जाता है कि इंडिया की सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसको मेंटेन किया जा सके, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को मैनेज किया जा सके, कोई भी सुपर पावर जो है इंडिया के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव न बना पाए। तो जब मैं इवोल्यूशन की बात करूं, क्योंकि आपका प्रश्न यही था कि जो इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आपने जो क्वेश्चन दिया था ना वो इवेल्युएशन दिया था, है ना। इवेल्युएशन चीज अलग है। इवेल्युएशन का मतलब तो हम इवेल्युएशन कर रहे हैं अभी, और इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कैसे जनरेट हुई भारत की पॉलिसी। तो सबसे पहले हम नॉन अलाइंड फेस में थे, जब हम किसी से भी रिलेशन नहीं रखना चाहते थे। 1961 से नॉन अलाइंड मोशन मूवमेंट में हम लोग शामिल हुए। अमेरिका यूएसएसआर से परे हमने कुछ देशों के साथ मिलकर, है ना, 5 पॉइंट एग्रीमेंट, पंचशील सिद्धांत के तहत पीएम जो है नेहरू के अंडर में ये गाइडेंस में ये सब चलाया, और प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमी को मेंटेन किया। लेकिन क्या होता है 1962 में जब युद्ध होता है तो हमें थोड़ी सी अब कि भैया नॉन अलायंस से कुछ नहीं होगा, प्रैग्मेटिक चॉइसेस हमने स्टार्ट किया सिक्योरिटी और पॉलिटिकल चैलेंजेस को देखते हुए, और हमने अमेरिका का सहायता लिया। आपको याद आ रहा है यूएसए से हमने मदद मांगी थी उस समय, है ना, डिफेंस अरेंजमेंट, और यूएसए ने काफी हद तक उस समय मदद भी की थी। फिर बात आती है जब यूएसएसआर को हराने के लिए जो अमेरिका जो है वो चाइना और पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान के साथ मिल जाता है। तो यहां पर एक 71 का जो वार है उसमें अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और इधर हमें रशिया जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। तो यहां पर हम जो है यूएसएसआर के प्रो हो जाते हैं। 1971 में पोखरण में वगैरह में अमेरिका हमसे एंटी हो जाता है। पीस कीपिंग ऑपरेशन हम लोग श्रीलंका में चलाते हैं, हम थोड़ा सा एग्रेसिवली चीजों को करने लग रहे हैं। यूएस चाइना पाकिस्तान एक्सेस के कारण भारत को थ्रेटन मिलता है। तो ये था तीसरा फेज। सेकेंड फेज में हमने अमेरिका से मदद ली, फर्स्ट फेज में हम लोग नैन थे। 1 2 3 बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक आपको। इसके बाद में आती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फेज, जिसमें यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। भारत धीरे धीरे मल्टी अलाइंड होता है, मल्टी नेशन से अलाइनमेंट करता है, जिसमें इजराइल से भी, देखिए पहले हमने इजराइल की बजाय पैलेस्टाइन को फॉलो किया था, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो ये बोलते हैं कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है। बट इजराइल हमें ओपनली सपोर्ट करता है कई चीज़ों में पाकिस्तान के लेकर। तो हमारे थोड़े से चीज़ों में बदलाव आना शुरू होता है, तो हम मल्टी अलाइंड होने लगते हैं। ग्रोथ इवोल्यूशन को देखते हैं। 1991 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से क्रैश होने की कगार पे थी, उस समय हमें अब निर्णय लेने थे कि भारत की अर्थव्यवस्था को खोलना है तो डेवलप्ड नेशन के साथ हैंड इन हैंड चलना हो। उसके बाद बात आती है फिफ्थ फेज की, जब इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अप्रोच इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड आफ्टर 2005। तो मल्टी अलाइनमेंट हम देखते हैं। पहले इंडिया जो P2 मतलब यूएस चाइना को सुपर पावर मान रहा है, उनसे ज्यादा रिलेशन रख रहा है। अब भारत P5 तो है ही, जो वीटो पावरफुल 5 कंट्री, राइट, यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड यूके, ये 5 तो है P5 है ना, वीटो पावरफुल कंट्री। प्लस ये जो 2 है उसमें एक है जर्मनी और एक है जापान, इनसे भी हम अच्छे रिलेशन, प्रगाढ़ रिलेशन बनाते हैं। फिफ्थ फेज आफ्टर 2005, यहां पर हम जो है बहुत से समूह में, ग्रुप्स वगैरह में भी शामिल होते हैं, राइट। सॉरी, माफी चाहता हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इसके बाद हम लोग आसियान, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी कोशिश करते हैं हम एम्बेड भी हो जाते हैं इनके साथ में। फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, यहाँ पर हम लोग हमारे जो द इंडियन ओशन है उसमें राइट्स को लेकर हम लोग जो है इस प्रकार से डिप्लोमेसी करते हैं। फिर बैलेंसिंग डिप्लोमेसी की, भाई रशिया और चाइना, यहाँ पर RIC, यहाँ पर भी हम ब्रिक्स देश में बैलेंसिंग करते हैं। G20 में, राइट, जापान, अमेरिका, इंडिया मीटिंग। फिर क्वाड देखे आपने। डी-हाइफनेशन पॉलिसी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लुक वेस्ट पॉलिसी, जिसमें इजराइल और पैलेस्टाइन की बात आ रही, उससे बैलेंसिंग करना। इसके बाद एक और सऊदी अरेबिया, इजराइल, ईरान, इनका एक एंगल। अब यदि इजराइल से ज्यादा अच्छे संबंध बनाए तो ईरान और सऊदी अरेबिया नाराज होते थे, ठीक है। तो ये सबको, और इस्लामिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी बैलेंस करना, इवन इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन रखना। तो यहां पर टोटली जो है इकोनॉमिक और सभी देशों को बैलेंस करना, और उसके लिए
उस प्रकार की डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजी बनाना, ये भारत की पॉलिसी हो गई थी, जहां पे हम लोग सक्सेसफुल भी हुए, है ना। और लेकिन हमने जो एक पॉलिसी देखी है कि भारत का जो आसपास के नेशन है वहां पर भारत की हमेशा बिग ब्रदर की भूमिका रही। बिग ब्रदर का मतलब क्या है? बड़े भाई की भूमिका। इससे क्या होता था, श्रीलंका, भूटान, चाइना, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि थोड़े से प्रभावित थे भारत को लेकर, लेकिन धीरे धीरे हम उनके साथ भी अब अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। तो यहां पर जो कॉपरेशन है यूके, ईयू, जापान, आसियान कंट्रीज टू अकम्प्लिश कलेक्टिव गोल, यहां पर हमने कलेक्टिव गोल को लेकर इनको साथ में रखने की बात की। अभी आपको याद आ रहा होगा कि साउथ कोरिया चाहता है कि हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जरूर ऐड हो जाएं, लेकिन हम नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे हमारे जो इंटरनल मैटर्स हैं, राइट। हमने यूज ऑफ हार्ड पावर एक्सपेंडिंग मिलिट्री कॉपरेशन। अब देखिए, अब जब हमने ये पुलवामा, बालाकोट के अटैक देखे चाइना के साथ इस प्रकार का, तो अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है, आपने देखा कि हमने जिस प्रकार से ट्राई कलर फ्लैग जो गलवान वैली में भी फहराया है, तो अब तक हम सॉफ्ट पावर पे काम कर रहे थे, धीरे धीरे इंडिया हार्ड पावर पर भी काम कर रहा है अपने पॉलिसीज को लेकर, राइट। मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट्स एग्रीमेंट फ्रॉम द पार्टनर कंट्रीज, हम यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस तक में हम लोग और वियतनाम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये हार्ड पावर के तौर पे काम कर रहा है ना। सॉफ्ट पावर में योगा डे हम लोगों ने जो है पूरे वर्ल्ड को मनवाया, है ना। इसके बाद में आसियान एशियन सैटेलाइट हुआ, सार्क सैटेलाइट हुआ, कोविड इमरजेंसी फंड, इसके अलावा वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये सब हमने किया। तो यहां से ये देखने को मिला कि एक समय बाइपोलर वर्ल्ड था, जब 1945 से 1991 में यूएसए यूएसएसआर का टसल था। फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया 1991 से 2008 तक, जब तक अमेरिका की हेजीमनी रही। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ और पावर्स भी आ गई, जिनमें जो है रशिया भी थोड़ा सा उभरा है, इंडिया उभरा है, चाइना है, राइट, और ब्राजील वगैरह। अभी आगे आने वाले समय में ये देश भी उभरते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर अब मल्टी पावर वर्ल्ड बन रहा है। चाइना का राइज अपने आप में, इंडिया उसको भी कैसे बैलेंस करता है। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारी इतनी अच्छी ट्रेटी होने के बाद भी जो राहुल कास्कर शायद, है ना, आई थिंक ही इज राहुल कास्कर, यस। तो उन्हें जो है कास्कर जो है, जो उनके भतीजे हैं दाऊद इब्राहिम के, हमने बहुत रिक्वेस्ट की, उसके बाद भी उसे छोड़ा नहीं गया और उसे गुप्त तरीके से निकाल दिया गया। वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं देखिए, अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन भी है भारत के, तो कई बार वो हमें जो है इस प्रकार के जो है सदमे, शॉक्स भी दे देता है। नो डाउट भारत में आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं देखा है आपने देखा होगा पिछले 2014 से अभी तक, मतलब बालाकोट और वो स्ट्राइक जो है, भारत की किसी सिटीज में आपने इस प्रकार का कोई अटैक नहीं देखा। उसके लिए अमेरिका के साथ हमारा जो अच्छा रिलेशन है, उससे हमें कई बार इनपुट्स मिल जाते हैं। वो इनपुट्स जो उनकी CIA एजेंसीज वगैरह दे देती है, तो ये कहीं ना कहीं हमें इंटरनली भी मदद करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे भारत का राइज हुआ, रशिया भी अब ताकतवर तरीके से मैडलिंग कर रहा है, वो भी, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चेंज हुई और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए स्वायत्त निर्णय ले रहा है। लेकिन कई बार हम ये नहीं कह सकते कि ये आइडियल कहलाएगा, क्योंकि वो तो केवल और केवल वो देश ले सकता है जो सुपर पावर है, जो आज की तारीख में कोई नहीं। 2+2 डायलॉग हमने बहुत से देशों के साथ करना स्टार्ट किया। वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, है ना, MTCR में हम लोग शामिल हो गए, है ना। एक NSG बचा है बस, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, राइट। USA रिसेंटली अनवील न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी टू प्रमोट डीपर पार्टनरशिप, इंडिया के साथ डीपर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, क्योंकि इंडो पैसिफिक में भारत ही एक ऐसा देश है। अब कहीं ना कहीं देखिए हमारी ऑटोनॉमी में खलल देखिए, कॉमकासा, लिमोया, बैका, ये सब क्या है। देखिए हमारे ऊपर इसके लिए कुछ हद तक दबाव भी बनाया गया, हम कुछ हद तक रेडी भी थे। तो 100% तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं हुई, यस और नो। तो कुछ चैलेंजेस हैं हमेशा, कि हमेशा एक डर रहता है कि इंडिया जो है फियर ऑफ बिकमिंग US एलाई, इंडिया इज एक्टिवली सीकिंग कॉपरेशन ऑफ US। ऐसा नहीं है कि भारत उसका कॉपरेशन नहीं चाहता, लेकिन US क्या चाहता है, फिर वो पूरी तरह से हमारे ऊपर प्रेशर। इसके अलावा US के द्वारा थ्रेटनिंग मिलता है काटसा के तहत कि जो है वो S-400 नहीं ले सकता, चाबहार में हम लोग रिलेशन नहीं बना सकते, है ना। असर्टिव राइज ऑफ चाइना, चाइना के साथ
अब चाइना जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो अटैक करना चाहता है इंडिया पर, या है ना, वो समय समय पर इस प्रकार के मूवमेंट इसलिए लाना चाहता है, सिंगल पार्टी जहां भी होगी वहां पर लोगों में नेशनलिज्म लाना पड़ेगा, और राष्ट्रवाद के लिए क्या होता है, वो इंडिया के ऊपर अटैक करता है, क्योंकि इस पूरे रीजन में चाइना के जितने भी जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें जो कंपटीशन कहीं दिखाई देता है तो वो इंडिया चाइना में दिखाई देता है, और इसीलिए क्या है, वो इस प्रकार की डिप्लोमेसी करता रहता है। ठीक है, असर्शन ऑफ पावर, है ना, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डिपेंडेंस ऑन अदर डेवलप्ड नेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया नीड टेक्नोलॉजी, कैपिटल मार्केट, स्किल, डिफेंस इक्विपमेंट, इंटरनेशनल नेटवर्क, ग्लोबल कॉपरेशन, ये सब भारत को चाहिए टू रिजॉल्व द ग्लोबल इश्यू, है ना। हमें डिफेंस इक्विपमेंट, स्किल, मार्केट, कैपिटल मार्केट एक्सेस चाहिए, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को तेजी से इंप्रूव कर सकें, कैन कम ओनली एट द बिहेस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें काफी हद तक जब हमको इन दुनिया के देशों से कॉपरेशन स्थापित करना है, उनसे ये सभी फैसिलिटीज प्राप्त करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ताकि क्या हो सके, अल्टीमेटली जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो हम रीप कर पाए, उन्हें उठा पाए फायदा। इंपैक्ट ऑफ यूएस टिल्ट, यूएस के टिल्ट होने से ईरान रशिया से हमारे संबंध खराब हुए, इंडिग्नेशन, उनका गुस्सा जारी है। ठीक है, तो ये सारे इश्यू, अब इसी को चलते देखा होगा आपने कि पाकिस्तान के साथ भी रशिया ने जो है मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो वे फॉरवर्ड अ मल्टी वेक्टर फॉरेन, ये यहाँ पर मल्टी प्रोंग मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच हम लोग अप्लाई करेंगे, कर रहे भी हैं, और प्रैक्टिस क्रिएटिव डिप्लोमेसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो, जैसे डी हाइफनेशन जब से हमने लाया उसमें, है ना, व्हाट इज डी हाइफनेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डी हाइफनेशन पॉलिसी, ये आप जरूर बताइए मुझे। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर बताइए। हम लोगों को कॉर्पोरेट भी करना होगा, कॉम्पीट भी करना होगा, ताकि हम प्रिजर्वेंस कर सके, प्रिवेंट कर सके हमारी डोमिनेंस, है ना, इस रीजन में। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ मिडिल पावर से भी हम लोग एंगेजमेंट करें, है ना, और ये सॉफ्ट पावर हार्ड पावर दोनों में बैलेंस कर पाता है। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, किसने पूछा था, दीक्षा ने पूछा था, तो आई थिंक आपको पूरा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, अलग अलग 5 फेजेस क्या थे, ये आपको क्लियर होगा, यस और नो। चलिए, एक और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कभी एक समय पर आर्टिकल आया था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ क्लोजनेस टू अमेरिका। अब यहां पर हमने अमेरिका, रशिया, अलग अलग एंगल पे बात की थी, लेकिन केवल और केवल अमेरिकन पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव आए हैं, यदि आप इस पूरे आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको ब्रीफ में स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आपको केवल और केवल अमेरिका से जो रिलेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और इसीलिए इस पर क्वेश्चन भी लाजमी है। तो आप जरूर पढ़िए कि किस प्रकार से अमेरिका से हमारा जो संबंध थे स्वतंत्रता के बाद, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, अमेरिका ने कितना सपोर्ट किया, कारगिल वॉर में कैसे इन्होंने इंटरवेंशन जो अमेरिका ने किया, है ना, उसके अलावा जीपीएस उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने इंटरवेंशन किया था। तो अमेरिका के साथ जो हमारी ग्रोइंग क्लोजनेस है, उससे हमें क्या फायदा मिलता है, राइट, है ना, और उसका व्हाट शुड बी इंडियाज स्ट्रेटेजी, भारत की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है ना। और आपको पता होगा, मैं बार बार यही कहता हूं, चाइना से हमारा बॉर्डर है, अमेरिका का चाइना से बॉर्डर नहीं है। तो हमें क्या है, अपने जो एजेंडाज हैं उन्हें पहले, सबसे पहले उसको रखना है, ना कि अमेरिकन एजेंडा जो है वो फुलफिल हो इंडिया की साइड से, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन यूएस टू काउंटर चाइना वुड बी एन एरर, ये पूरी तरह से एक एरर होगी, ये हमको ध्यान रखना है ना। कंप्लीट डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बाय कॉपरेशन ऑफ मिडिल पावर इन एशियन अराउंड द वर्ल्ड, तो हमें इंडिपेंडेंट पावर से भी कॉपरेशन की आवश्यकता है। सच कंप्लीट डिपेंडेंस वुड डेट्रीमेंटल, ये पूरी तरह से घातक होगी इंडिया के लिए, है ना, विशेषकर इट्स टाइज विद, जो हम देख भी रहे हैं कि इंडिजीनियस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए हम रशिया पर डिपेंडेंट है, हम डिफेंस पार्टनर के तौर पे रशिया को ज्यादा क्लोज मानते हैं, है ना, क्योंकि उससे ही हम लोग ज्यादातर जो वेपन्स इत्यादि परचेज करते हैं, और अच्छे रिलेशन रहे हैं बहुत लंबे समय से। A wide and diverse range of strategic partner including US is the only viable diplomatic way forward, कि हमें डाइवर्स रेंज के वाइड
ऑप्शंस हो। हमेशा देखिए मोनोपोली, बायोपोली और है ना, उसके बाद में ओलिगापोली, बहुत सी टर्म्स होती हैं। हमें हमेशा जो है ना, यदि बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं तब दूसरे कंट्री पर प्रेशर बना रहता है। जैसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि नेपाल इंडिया चाइना का फायदा भी उठा रहा है, श्रीलंका जो है वो इंडिया चाइना दोनों का फायदा उठा रहा है ना, कि इस समस्या के समय में वो इंडिया से भी रिलेशन अच्छे लग रहा है, चाइना से भी। अब दोनों में श्रीलंका को लेकर क्लोजनेस है कि मैं क्लोज बनूं, अल्टीमेटली उनको इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। तो यही चीज होती है कि आपको डाइवर्स रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ताकि क्या हो सकेगा कि उस वो है ना ज्यादा क्लोज आकर हमें ज्यादा मदद कर सके। दिस इज द स्ट्रेटेजी, है ना। तो यहां पर एक प्रश्न है, डज इंडिया क्लोज अलाइनमेंट विद यूएस, क्या हमारे अमेरिका से जो यूएस से बहुत क्लोज है, क्या ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हार्म कर रहे हैं? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। और आपको जो मैंने ये ब्रीफ में बताया है, आप एक बार इस स्लाइड से गो थ्रू होंगे तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और ना, सो सजेस्ट द स्ट्रेटेजी टू बैलेंस इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न एंड मेंटेन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और किस प्रकार से आप सिक्योरिटी कंसर्न को बैलेंस कर पाएंगे और कैसे आप मेंटेन कर पाएंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इस पर बताइए, है ना, अच्छे से एग्जामिन करके बताइए। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड हियर? आई थिंक आपको स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एकदम क्लियर हुआ। व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, वी आर फ्री एंड सेल्फ रिलायंट, नॉट थ्रू आइसोलेशन और अलायंस। हम सेल्फ रिलायंट कोई बिल्कुल अलग थलग पड़ जाए या बहुत ज्यादा अलायंस बना ले, इससे सेल्फ रिलायंट नहीं होते। विद वन ग्रेट पावर, की एक पावर से हम लोग पूरी तरह से ऐसे हो जाए, बट इन वेरिएबल कॉम्बिनेशन विद सेवरल लाइक माइंडेड पार्टनर्स। हमें बहुत से वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक माइंडेड पार्टनर्स चाहिए, जैसे रशिया भी है, जापान भी है ना, यूरोपियन यूनियन भी है, राइट, ब्राजील भी है, यूएसए भी है। सो इंडिया इज फेमिलियर विद फ्रेज मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया के लिए क्या फेमिलियर होगा? मल्टी वेक्टर। लेकिन कई बार क्या होता है, मल्टी वेक्टर पॉलिसी में भी क्या होता है, दोनों तरफ से भी कई बार नुकसान हो जाता है ना। सो इट इज टाइम टू मैक्सिमाइज इट्स पोटेंशियल। अभी समय है कि हम अपने पोटेंशियल को मजबूत कर लें। इज इट क्लियर? तो आई थिंक आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ द 7th शेड्यूल अफेक्ट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स। इसका मैं आपको समरी बता देता हूं। पब्लिक गुड क्या होता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, वो पब्लिक गुड है। प्राइवेट लोगों के द्वारा, जो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा दिया जा रहा है, वो पब्लिक गुड नहीं। और जो 7th शेड्यूल है उसमें क्या है? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये जो लिस्ट है 3 अलग अलग प्रकार की। तो कुछ चीजें आपने पिछले, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था से लेकर आज की तारीख में आपने क्या देखा, यूनियन लिस्ट जो है उसकी संख्या बढ़ी है। तो कुल मिला के क्या है कि जो पावर्स है, ताकत है, वो राज्यों के पास न जाकर राज्यों के पास न जाकर केंद्र के पास ज्यादा जा रही है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से जब पब्लिक गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये सब जो एंगल है कि केंद्र लिस्ट, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जब इनमें परिवर्तन होता है तो कैसे पब्लिक गुड की डिलीवरी में एक अफेक्ट आता है, ये सभी इस आर्टिकल में आपको क्लियर होगा। विदाउट डेलीगेशन ऑफ फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, लोकल गवर्नमेंट आर अनेबल टू रिस्पॉन्ड। देखिए आपको पता है, केंद्र, राज्यों के पास कुछ अपनी कमाई है, केंद्र उन्हें कुछ मदद करता है। केंद्र के साथ हमारे जो रिलेशन है, आपको याद आ रहा होगा, 41% जो है वो केंद्र राज्यों को देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जो चीजें हैं, और उसके बाद राज्य जो है वो लोकल गवर्नमेंट को पैसा देता है, उसी से जो फंक्शंस हैं वो चलते हैं। तो यही ये कहना चाह रहा है, फंड, फंक्शन उसी से चलते हैं। टू प्रेशर फ्रॉम सिटीजन हु डिमांड ग्रेटर एफिशिएंसी। अब यहां पर यदि ये ज्यादा पैसा देंगे तो ग्रेटर एफिशिएंसी आएगी, कम देंगे तो इश्यू आएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है ऑफ द 7th शेड्यूल? आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। और ये आपको पता है, फेडरल यूनियन है, स्टेट पे जो उस समय प्रोविंशियल थी, और यूनियन है ना, कॉन्करेंट लिस्ट जो 1935 से लिया गया। इट इज स्टेट दैट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू 2 नेक्स्ट सक्सीडिंग सबसेक्शन, फेडरल लेजिस्लेचर हैज अ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हैज नॉट पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एम्यूनरेटेड इन लिस्ट 1। कभी भी केंद्र
के जो एरियाज है उसमें राज्य नहीं बना सकता है किसी प्रकार के लॉज, एक्ट इत्यादि, ये बात आपको पता है। अब डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड क्या होता है, अल्टीमेटली वो तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल बॉडीज, जो गांव की भी हो सकती है, शहरों की भी हो सकती है। तो इग्नोरिंग द नैरो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक गुड, लूजली वी अंडरस्टैंड, हम पब्लिक गुड से क्या समझते हैं, समथिंग दैट मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो डिलीवर करे गवर्नमेंट वही पब्लिक गुड है। इट कैनॉट और शुड नॉट बी डिलीवर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, उनके द्वारा ना हो, है ना। लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, नॉट विद स्टैंडिंग टू यूज, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं होने चाहिए यहाँ पे। मोस्ट पब्लिक गुड पीपल विल थिंक दैट एफिशिएंटली डिलीवर्ड एट लोकल गवर्नमेंट लेवल, है ना। हमेशा जो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा पब्लिक लोग समझते क्या है, ना केंद्र ना राज्य, बल्कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है वो इसे प्रदान कर रहा है, क्योंकि जो दिया जाने वाला है वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहां पर 7 शेड्यूल इश्यू दैट दस लिंक टू इंसर्शन ऑफ ए लोकल बॉडी लिस्ट। तो इसीलिए क्या है, देयर इज 7 शेड्यूल इंसर्शन ऑफ लोकल बॉडी लिस्ट, और इसमें लोकल बॉडी लिस्ट को इंसर्ट किया गया है। काउंटरवेलिंग प्रेशर बाय सिटीजन, इंक्रीजिंग डिमांड एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सच पब्लिक गुड, की इन पब्लिक गुड्स का एफिशिएंटली डिलीवरी हो, राइट। बट विदाउट डेलीगेशन ऑफ फंड, लेकिन यदि फंड केंद्र और राज्यों से नहीं दिए जाएंगे फंक्शनरी, कैसे ये पहुंचेगा नीचे तक। तो नीड फॉर द रिव्यू ऑफ 7th शेड्यूल लिस्ट, तो यहां पर एक बात कही गई है कि इसके रिव्यू की आवश्यकता है। नो लोकल बॉडी लिस्ट, यहां पर कोई लोकल बॉडी लिस्ट नहीं है, एफिशिएंटली जो डिलीवर कोई लिस्ट ही नहीं है, बस यूनियन और, है ना। और एक और बात, बट विदाउट डेलीगेशन ऑफ फंड, फंड को ना डेलीगेशन किया गया तो लोकल गवर्नमेंट काम ही नहीं चला पाएंगे। तो राजा मन्नार कमेटी ने इसके रिगार्डिंग क्या बोला था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। ये सब आपको डिस्कशन क्लियर हुआ क्या इश्यू है। अब राजमन्नार कमेटी क्या कह रही है, फॉर्मली नोन एज सेंटर स्टेट रिलेशन, उसने इंक्वायरी की कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर कमीशन टू एग्जामिन, कि वही एग्जामिन किया जाए लिस्ट 1 और 3 को इन द शेड्यूल 7 शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन टू सजेस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रीज, कि किस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए इन एंट्रीज का, और ताकि क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर क्लियरेंस हो सके। चेंजेस इन द पास्ट लेड ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन, हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि सेंट्रलाइजेशन ज्यादा देखा है ना। सच लिमिटेड मूवमेंट हैज रिफ्लेक्टेड ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन। और जो आपको याद आ रहा होगा, जो चेयरमैन है 15 फाइनेंस कमीशन के, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एनके सिंह ने, हैज ऑफन मेड दिस पॉइंट इन एडिशन टू स्क्रूटनी, कि आर्टिकल 282 जो है उसका प्रॉपरली क्या होना चाहिए, उसका स्क्रूटनी किया जाना चाहिए। तो यहां पर एक तो ये बात याद रखना, 7th शेड्यूल जिस आर्टिकल से रिलेटेड है वो 246 है, और 282 को अच्छे से, जब सेंटर और स्टेट रिलेशन है उसको अच्छे से स्टडी किया जाए, है ना, ताकि जो पब्लिक गुड्स हैं वो प्रॉपरली और सही पता चल सके कैसे कहां से पैसा आया है ना। ये हमेशा टसल का एक इश्यू बना रहता है सेंटर स्टेट। फॉर द सेक ऑफ बेटर गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए यहां पर क्या रिकमेंडेशन दी गई है, इट इज नॉट एन इश्यू शुड बी डक्ड एंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन डजंट स्टैंड इन द वे, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ना वो मतलब बीच में आके ना खड़ी हो जाए, लेकिन बेटर गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये क्लैरिटी का होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था कि क्यों शेड्यूल 7 को कुछ हद तक परिवर्तन किया जाना चाहिए। नेशनल यूथ डे हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था पहले भी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, नेशनल यूथ डे के रूप में 1984 से मनाया जा रहा है ना। 1984 में डिक्लेयर किया था, 85 में मनाना स्टार्ट कर दिया था एवरी ईयर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो यूथ है, यंग है, उनमें रेशनल थिंकिंग जनरेट हो। रेशनल का मतलब लॉजिकल, ऐसा ना हो कि रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स जो विचारधारा है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियस मतलब पूरी तरह से धर्म में जो कहा गया है बस वही सत्य है। हमें प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक होने की आवश्यकता है, और इसीलिए रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, है ना, पूर्वगामी बातों को ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये नहीं हो। बिलीव टू फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और यही फ्यूचर होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत शानदार बात कही थी कि यदि तुम अपने मदद के हाथ नहीं फैला सकते, इफ यू कैन नॉट, तो कम से कम अपने हाथ फोल्ड कर लो, है ना, और या फिर फोल्ड कर लो, इस तरह से ब्लेस करो
और कम से कम क्रिटिसाइज मत करो, अपने लोगों को रास्ता दो और उन्हें उनके लिए अच्छी आशावाद की। तो ये बहुत अच्छा शब्द, स्वामी विवेकानंद वाकई में एक बहुत ही शानदार फिलोसोफर के तौर पे करंट वर्ल्ड में जो है भारत के लिए जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ट्रू ल्यूमिनरी थे, चमकदार व्यक्ति थे। ल्यूमिनरी का मतलब क्या है, उनसे ल्यूमिनेंस निकलता था, है ना। एनलाइटन किया उन्होंने, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी हिंदुइज्म के बारे में बताया, है ना। बहुत ही अपने वक्तव्य और ग्राउंडेडनेस और सहजता के साथ उन्होंने वर्ल्ड को बताया वेयर व्हाट इंडिया स्टैंड ऑन, है ना। भारत का हिंदुइज्म पर उन्होंने बात की। श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, है ना। और यहाँ पर जो है फेमस स्पीच में शिकागो में उन्होंने 1893 में उन्होंने शिकागो का धर्म सम्मेलन, आपको याद आ रहा होगा, उनको पहले जो है सच्चिदानंद के रूप से जाना गया, बाद में उन्हें विवेकानंद नाम दिया गया था। नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था। प्री मोनेस्टिक लाइफ में, है ना, 1863 में उनका जन्म होता है। एट द एज ऑफ 39 उनकी मृत्यु हो जाती है। योगा और वेदांता जो उपनिषद है, उपनिषद सबसे ताकतवर है ना, उपनिषद वेदांत, उन्होंने वेदांत पे बहुत काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड विवेकानंद द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, उन्होंने मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने कहा था। और महाराज जो अजीत सिंह है, जो खेतड़ी सिंघाना जो सीकर और जुनून की साइड जो बेल्ट है, खेतड़ी ये लोकेशन जो है राजस्थान में आती है। यहाँ पर एक समय में खेतड़ी सिंघाना ये फेमस थे कॉपर के लिए। यहाँ पर महाराजा अजीत सिंह थे, उन्होंने पहले उनको सच्चिदानंद कहा, बाद में जब ये वापस आए तो इन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से उन्हें जाना गया। रामकृष्ण परमहंस उन्होंने 1897 रामकृष्ण मिशन उन्होंने स्थापित किया। आज भी रामकृष्ण मिशन बहुत अच्छा काम करते हैं, लगभग सभी सिटीज में ये इनके सेंटर्स हैं। इन 1899 ही एस्टेब्लिश्ड बेलूर मठ, उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की। न्यू वेदांता, वेदांत में भी कुछ नयापन लाकर और हिंदुइज्म थ्रू वेस्टर्न लेंस उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया और वेदांत को एक नए स्वरूप में लाए। बिलीव टू कंबाइनिंग स्पिरिचुअल एंड मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस भी जरूरी है, अदरवाइज प्रोग्रेस नहीं होगा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मटेरियल प्रोग्रेस पर भी काम किया, स्पिरिचुअल पर भी काम किया। और उनकी जो 3 बुक हैं, दैट इज राजयोगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा, ये इनकी 3 पुस्तक, राइट। अब यहां पर आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में ब्रीफ चीजों का पता होना चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। देखिए, साउथ कोरिया जो है वो डिमांड कर रहा है कि भाई इंडिया आप आ जाओ, आपका जो एब्सेंस है वो हमें खल रहा है, रिग्रेट कर रहे हैं वो। होप न्यू दिल्ली रीजॉइन द एग्रीमेंट, क्योंकि सभी जो है इंडिया के मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं। अभी इंडिया और इंडियन जो कंपनीज हैं, इंडियन जो फार्मर्स हैं, वो उस लेवल पर रेडी नहीं है कि हम इस रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसको ज्वाइन कर सकें। व्हाट इज रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप? 10 आसियान कंट्रीज और उसके अलावा चाइना, राइट, न्यूजीलैंड, राइट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड वन मोर इज राइट, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान, राइट। और 6th होता है इंडिया। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। तो यहां पर आरसीईपी में इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? चाइना के जो गुड है, पहले ही आपको पता है चाइना और इंडिया का ट्रेड बैलेंस। अब ओपनली हम ज्वाइन कर लेंगे तो इम्बैलेंस, ट्रेड इम्बैलेंस और भी लार्ज स्केल पे हो जाएगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। क्यों जरूरत है इंडिया, नीड फॉर इंडिया प्रेजेंस इन आरसीईपी, ये सभी चाहते हैं कि भारत भी शामिल हो जाए। और एक और चीज क्या है, बिसाइड राइजिंग यूएस चाइना टेंशन वर डीपली वरिंग फॉर द रीजन, है ना। और यहाँ पर यूएस चाइना के भी रिलेशन जो है वो भी जो खराब हो रहे हैं, उससे भी जो है तो काफी हद तक इंडिया के आने पर काफी चीजें बैलेंस होगी। सच ट्रेड पैक्ट ऑल्सो गिव इंडियन कंपनी प्लेटफॉर्म टू शो कैज देयर स्ट्रेंथ एंड अक्रॉस लार्जर मार्केट। हमारी जो कंपनीज के प्रोडक्ट हैं वो एक लार्जर मार्केट पर दिखाई देंगे। एक और चीज है कि सर्विसेज के ऊपर जो हमारी डिमांड थी ना, वो भी इन्होंने पूरी नहीं की और इसीलिए हमने इससे साइडलाइन हो गए। इट इज अ ट्रेड डील 10 मेंबर एसोसिएशन जो आसियान है, उसके अलावा ये देश हैं, राइट। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू लोअर द टैरिफ, टैरिफ को कम करना, ओपन अप ट्रेड, ट्रेड को ओपन करना, प्रमोट इन्वेस्टमेंट, हेल्प इमर्जिंग इकोनॉमी। जो है जो आसियान कंट्रीज है वो ड्रैगन कंट्रीज कहलाती हैं। इनमें से लाओस और जो म्यांमार है वो तो कंपैरेटिवली पुअरर है, उनके साथ तो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि जो अपने प्रोडक्ट को बेच सकेगा,
लीड कर सकेगा वो इसका जो बेनिफिट रीप कर सकेगा। तो इट ऑल्सो टच ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट विल नॉट कवर एनवायरमेंटल। देखिए यहाँ पर लेबर राइट के बारे में बात नहीं की गई, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की गई, हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में इन्होंने टच किया है। तो ये सिग्निफिकेंस जरूर पता होना चाहिए कि दुनिया का 30% जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया को हटाने के बाद वो है ना इसका हिस्सा है। इंडिया नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए 2.2 बिलियन पॉपुलेशन है, अदरवाइज ये पॉपुलेशन लगभग जो है ना हाफ ऑफ द वर्ल्ड होती, दुनिया की आधी पॉपुलेशन। 90% ट्रेड टैरिफ विद इन द ब्लॉक विल इवेंचुअली बी एलिमिनेटेड। तो 90% तक जो टैरिफ है देशों के बीच में वो हट जाएगा। इंडिया ने मांग की थी कि धीरे धीरे हटे, बट इंडिया की बहुत सी डिमांडों को पूरा नहीं किया गया, सो फाइनली वी साइडलाइन, राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह पर तो है। ये सभी देश हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। जीडीपी वाइज परसेंटेज देख लीजिए, ग्लोबल जीडीपी का 28% है आरसीपी में, ग्लोबल ट्रेड का भी 28% और ग्लोबल पॉपुलेशन 30% है, ठीक है। तो ये सभी देश, चैलेंजेस क्या है कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो यहाँ पर चाइना की पोजीशन और ज़्यादा तेजी से मजबूत होगी क्योंकि उसे फ्रीली एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, राइट, क्योंकि चाइना का अल्टीमेटली फायदा होने वाला है। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कंबोडिया, लाओस और म्यांमार, वो करंटली जो है इनके जो बेनिफिट है पूरी तरह से इरोड आउट हो जाएंगे, ये एक समस्या है। फिर वाइल बिग एशियन इकोनॉमी विल एंजॉय मोस्ट स्पॉइल, यहाँ पर जो है बिग एशियन कंपनीज विल एंजॉय, ये जो है ज़्यादा एंजॉय करेंगी ऑफ द स्पॉइल। आरसीपी में स्मॉलर कंट्रीज को नुकसान होगा, डिसएडवांटेज होगा। और देखिए द स्मॉलर एशियन कंट्रीज में ऑल्सो लूज सम ऑफ देयर बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम दैट अलाउ देम टू एक्सपोर्ट टैरिफ फ्री प्रोडक्ट आउटसाइड द एशिया। तो यहाँ पर क्या होगा, वो प्रेफरेबली जो है इन्हीं को अपना सारा का सारा जो आउटपुट है वो इन्हीं देशों को जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है ना इनको इनके जो हित हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो अपने रीप नहीं कर पाएंगे। आपको याद आ रहा होगा पीएम मोदी की सिक्योरिटी में जो लूप होल्स हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी, उसका पता करने के लिए जो एक फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंदु मल्होत्रा, उनका पैनल बनाया गया। जो फॉर्मर जज थी एक समय, आपको याद आ रहा होगा इंदु मल्होत्रा, है ना, पीएम का जो विजिट था पंजाब में, वो देखेगी। द कमेटी विल लुक इनटू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ब्रीच, कि सिक्योरिटी ब्रीच में एक्चुअल में कौन मतलब जिसके कारण ये सब हुआ। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को भी फटकार लगाई थी कि आप इस तरह से जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है ना, अभी चीज़ों को पहले क्लियर आउट हो जाने दीजिए। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, तो यहाँ पर ब्रीच इज सजेस्ट व्हाट सेफगार्ड आर नेसेसरी, कि कभी भी पीएम की सिक्योरिटी के लिए और क्या क्या सेफगार्ड होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज में, उसके बदलाव के लिए भी यहाँ पर जो है ये कमेटी काम करेगी। देखिए अभी आप बहुत लंबे समय से एक चीज देख रहे हैं कि एक तो अभी आपने रिसेंटली क्या देखा कि इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन को कैबिनेट और वहां पर बुलाया गया है ना पीएमओ में, और यहाँ पर डिस्कशन किया गया, जबकि ये पूरी तरह से स्वायत्त संस्था है ना, पूरी तरह से ऑटोनोमस बॉडी है ना। लेकिन इस प्रकार से जो रिकास्टिंग ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहां पर आज की तारीख में हमें आवश्यकता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसीजर बदलना होगा, तभी इनको और ज्यादा स्वायत्तता मिल सकती है। अदरवाइज पीएमओ में इस प्रकार से इन्विटेशन, तो आप समझ सकते हैं कि वोटिंग जो चीजें हैं उनमें भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। इस सब के बीच में आपको एक नाम याद आ रहा होगा, अशोक लवासा। कैन यू रिकॉल दिस नेम? अशोक लवासा करंटली क्या है? करंटली ये थे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, उसके वाइस प्रेसिडेंट बने। अशोक लवासा जो है वो एक इलेक्शन कमिश्नर थे, और 2019 में दो अलग अलग जगह पर जो पीएम मोदी ने पहला तो यूज किया था मिलिट्री का हवाला देते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट को उन्होंने बोला कि ये जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है और पीएम को इस प्रकार के स्टेटमेंट नहीं बोलने चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है जो आर्मी है, आर्मी का प्रयोग जो है गवर्नमेंट के लिए एज ए इंडिया होल है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उनसे जो है उनका नेम लेकर जो है
पोलिंग को, वोटिंग को शिफ्ट करे, डिफ्लेक्ट करे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर जो रिपोर्ट थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ने जो इनफॉर्मल मीटिंग अपॉइंट की गई थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट ब्रॉट इन फोकस ऑफ इंडिपेंडेंस कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इम्पार्शलिटी पर ये एक सवाल प्रश्न खड़ा करती है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इंडिया इज, ये जो ईसीआई है वो ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्वायत्त बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस, और ये रिस्पॉन्सिबल है भारत के राज्य और केंद्र में इलेक्शन करवाने के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वगैरह में, है ना। और जो पार्ट 5 है, पार्ट जो 15 है, आर्टिकल 324 टू 329, उसमें पूरा इलेक्शन कैसे डील होगा, किस प्रकार से ये स्वायत्त बॉडी रहेगी। 3 मेंबर थी, शुरुआत में केवल सिंगल मेंबर बॉडी थी ये, है ना। और कैसे आर्टिकल 324(2) बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर, और ऐसा नहीं है कि 3 ही होंगे, आने वाले समय में और भी बढ़ाए जा सकते हैं। प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन के बाद इनको अपॉइंट किया जाता है। तो यहां पर 324(2) क्या कहता है, एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फिक्स टाइम टू टाइम कि नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर को और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इनके 6 ईयर का पूरा टर्म होता है और 65 साल उनमें से जो भी पहले पूरा हो जाए। इनका जो अलाउंस वगैरह है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार ही होता है। ये सब आपको लक्ष्मीकांत बुक में मिल जाएगा। दे कैन रिजाइन एनी टाइम एंड कैन रिमूव बिफोर एक्सपायरी, वो कभी भी उन्हें हटाया जा सकता है। सिमिलरली टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वही जो महाभियोग प्रक्रिया है उसके तहत। इफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर जो अदर है डिफर द ओपिनियन, यदि ये 3 लोग हैं और इसमें मान लीजिए 2 इलेक्शन कमिश्नर ने एक बात बोली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ अलग बात बोली, मतलब समझे कि पोल हुआ, वोट पोल हुआ, एक तरफ 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पोलिंग में जीतेगा, मतलब यहां पर ये वाला पक्ष जीता है, उसकी बात मानी जाएगी। तो ऐसा ही कुछ अशोक लावासा के केस में हुआ था कि उन्होंने ये कहा था कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि, है ना, आर्मी ने इस प्रकार से बैक थंपिंग किया है, उस केस में जो है अशोक लावासा ने अगेंस्ट में बात कही थी। ये सारी बातें ना आपको द वायर नाम का न्यूज़पेपर है, वहां पर पूरी तरह से लिखी हुई है किस प्रकार से सारा कंडक्ट हुआ था। उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट माना गया था, ठीक है। लेकिन बाकी 2 जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी कारण से फिर बाद में क्या हुआ, अशोक लवासा ने उस पद से त्याग दे दिया था। ही क्विट द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके बाद में मैंने जो पूरा आर्टिकल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कि उनकी वाइफ, उनकी डॉटर, उनके सन, सबको इनकम टैक्स के छापे वगैरह वो, तो ये तो होता ही है। आप कोई सी गवर्नमेंट देख लें, सब ये सब चलता ही रहता है, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल फंक्शन है इसके पास, ये डिस्क्वालीफाई कर सकती है कैंडिडेट को, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन। और मैंने आपको एक बात बताई थी अच्छे से कि जो जितना वो खर्चा कर सकते हैं एक एमपी, एक एमएलए, उससे ज्यादा यदि खर्चा करते तो भी डिस्क्वालीफाई करने की ताकत किसके पास है, पावर ऑन रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ सच डिस्क्वालिफिकेशन, यहां पर उसको रिड्यूस करना, कम करना, तो ये क्वासी जुडिशियल भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और बात याद रखना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हम फाउंडिंग मेंबर भी हैं किसके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, ये जो इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम में, इसके भी हम फाउंडिंग मेंबर हैं। तो व्हाट आर द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट ईसीआई? कई बार हमने देखा है कि हमेशा इन्होंने फेवर किया है रूलिंग पार्टी को, और ऐसा 2019 में भी देखने को मिला था, मैंने आपको बताई थी ये बात। एब्सेंस ऑफ सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द इलेक्शन, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ लूप होल्स हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई। अशोक लवासा वाला मैंने आपको बताया था केस, व्हेन ही फेवर्ड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर वायलेशन ऑफ इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट, यहां पर मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था वो सारी बातें, है ना। तो इस प्रकार से बहुत से टसल हमने इलेक्शन कमीशन और जो है वो कई बार इम्पार्शियल बिहेवियर है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमिश्नर का,
देखिए रिट अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, उस पर कई सारी रिट पिटिशंस लग गई है कोर्ट में। डिक्लेयर दैट करंट प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन बाय सेंटर वायलेट्स, ये आर्टिकल 14 और 324(2) का वायलेशन है। डेमोक्रेसी एज द बेसिक फीचर, ये तो बेसिक फीचर है कि प्रॉपर तरीके से इनका जो है अपॉइंटमेंट हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड एंड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द एनी फर्दर अपॉइंटमेंट, वो डिबार नहीं करता है, जबकि फर्दर अपॉइंटमेंट जो इलेक्शन कमिश्नर के पूरी तरह से डिबार होनी चाहिए, वो वापस से अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट किसी पोजीशन पर ना हो। जब आप एक बात बताइए, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप ये रिटायर्ड होते हैं, उनके बाद डिबार नहीं होते हैं ये, तो इसका मतलब क्या है, कोई फेवर पोजीशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो करंट है वो बैठा सकती है। तो इस लोभ, इस लालच को लेकर वो तो फेवर करेंगे ही करंट गवर्नमेंट का, ठीक है। व्हाट कैन बी डन टू स्ट्रेंथ ईसीआई, क्या किया जा सकता है? तो यहां पर देखिए बहुत से प्रोविजंस की इंडिपेंडेंस रहे, न्यूट्रलिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो जस्टिस जो तारकुंडे कमेटी बनी थी 1975 में, इसके रिगार्डिंग तो याद रखना व्हाट इज जस्टिस तारकुंडे कमेटी एंड व्हाट इट इज रिलेटेड टू, इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं। तो रिकमेंडेड, उन्होंने क्या बोला था, इलेक्शन कमिश्नर बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ ए कमेटी कंप्राइजिंग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लोकसभा ऑपोजिशन लीडर हो एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 बॉडी हो, तब किया जा सकता है, क्योंकि ये एक इंपार्शियल मेंबर है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा, अपोजिशन, तो यहां पर ये दोनों बैलेंस कर गए, ठीक है। और फिर जो है सही व्यक्ति को, इंपार्शियल व्यक्ति को चुना जा सकता है। दिस वाज रीट्रेटेड, और यही चीज दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कही, जो तारकुंडे कमेटी ने कही थी, वही दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी कही लॉ कमीशन के बारे में। लॉ कमीशन में भी बोला गया ये, ठीक है। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में भी इसके बारे में एडिशनली रिकमेंड किया गया कि लॉ मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इंक्लूडेड इन सच कॉलेजियम। आपको मुझे बताना है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये आपको जरूर बता। यहां पर आपको पता होगा कि व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब अपने आप में यूनिक, जिसे हटाया नहीं जाना चाहिए। उसमें इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट, और यदि हम वाकई में गोल्ड स्टैंडर्ड चाहते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसीलिए आज की तारीख में जो आवश्यकता है, मल्टी इंस्टीट्यूशनल बाई पार्टीजन कमेटी फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो यहां पर इलेक्शन कमिश्नर का फेयर एंड ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ऑफ सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का भी, लोकपाल का भी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर का भी, डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, ये सभी का एक इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट होना चाहिए। दिस इज द नीड ऑफ आर, ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। पाकिस्तान थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है, देखिए न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी ला दी है इन्होंने, और इसमें फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, जिसमें वो जो इमीडिएट नेबर है, जिसमें इंडिया इंपॉर्टेंटली पीस स्थापित करने की बात कर रहा है। तो ये ऑफिशियली पॉलिसी है, और ये डोर ओपन करेगी ट्रेड विद इंडिया, क्योंकि अब पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि जो इश्यू है, हम कश्मीर इश्यू को लेकर बैठे हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो रही। कितनी ही पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब जाए, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल लेंगे। वहां की आर्मी और वहां के जो स्यूडो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कभी भी इस एजेंडा को वहां के लोकल लोगों के दिमाग से नहीं निकलवाना चाहते कि कश्मीर इज द प्राइम मोस्ट इशू, कि हमारा हमेशा कश्मीर ही प्राइम मोस्ट इशू रहेगा, जिससे वो अपने लोगों को जो है खुद ही परेशानी में डालते हैं, इकोनॉमिकली उठ नहीं पाते हैं। अब मेरा कहना यह है यहां पर कि ये जो पाकिस्तान ओपन डोर कर रहा है भारत के लिए, ऐसा कह रहा है कश्मीर इशू, ये केवल सिक्योरिटी पॉलिसी में नजर आएगा। एक्चुअल में जैसे ही ऐसा कुछ करने जाएंगे, बहुत बड़े आतंकवादी हमले होंगे भारत में, पाकिस्तान में। जिस समय पे भारत ने आपको याद आ रहा हो, पीएम मोदी जब पहुंचे थे, पीएम जो है वहां के पीएम के शादी में जरदारी की अचानक से पहुंचे, तो भी आपने देखा कि कितना ज्यादा डिस्प्यूट टसल हो गया था, राइट, है ना। आर्मी किस प्रकार से बौखलाहट देखने को मिली थी। तो यहां पर 100 पेज की पॉलिसी है, कश्मीर पर साइलेंट रहेंगे, पब्लिक डिस्कशन की बात नहीं की गई है, हम हॉस्टिलिटी को डिफाई करेंगे, कर्ब मिलिटेंसी को जो है कम करना, इस प्रकार से अलग अलग पॉलिसी यहां पर देखने को मिल रही है। सच ऑफ पॉलिसी पाकिस्तान इंडिया मोस्टली बीन लॉगर हेड, हमेशा हम लोग युद्ध में रहते हैं, लॉगर हेड में रहते हैं विद ईच अदर थ्रू आउट हिस्ट्री,
और नरेंद्र मोदी ने ये बात की थी, कोशिश की थी, रिलेशन टू पॉजिटिव टर्न एंड अनाउंस्ड इंटेंशन एंड हिज कॉर्डियल रिलेशन विद पाकिस्तान, लेकिन कोशिश उन्होंने की लेकिन असफल रहे। याद आ रहा होगा उन्होंने इस्लामाबाद विजिट किया था, पीएम की फैमिली मीटिंग में अनअनाउंस्ड विजिट कर दिया था उन्होंने अचानक से, है ना, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि उरी अटैक हुए, ठीक है। सो वे अहेड क्या है, द पाइवोटल इक्वेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू बी डोमिनेटेड बाय कश्मीर, कश्मीर के द्वारा ये डोमिनेशन देखा ही जाएगा। प्रॉक्सी वॉर टेररिज्म तो चल ही रहा है अभी भी, भले ही सिक्योरिटी पॉलिसी आ जाए, लेट वी सी क्या ये अच्छा होगा, लेकिन इस प्रकार का यूनिक डॉक्यूमेंट अब तक के इतिहास में नहीं देखा गया। सो इट इज नेवर अ प्री हिस्ट्रिक मोमेंट, ये एक नया इवेंट है, देखते हैं कैसा रहेगा। इट इज लाइकली दैट प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम इज लाइकली टू रीसेट बाय दिस क्लासिफाइड पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, हम देखेंगे दैट टू ओवरनाइट, वो भी अचानक से रातों रात देखा हमने। इंडियन सेंट्रिक सिक्योरिटी ऑब्सेशन विल रिमेन कोर ऑफ दिस पॉलिसी, राइट। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया। जेनेवा टॉक्स ये आप अपने लेवल पर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी को जो है मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़िए। डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के देशों ने इसमें क्या किया है, राइट, कैसे उन्होंने पॉलिसी मेकिंग की है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग आज की तारीख में एवरेज औसत एज 29 है, 2036 तक हम लोगों का एवरेज एज 36 हो जाएगा, धीरे धीरे हम ओल्ड हो रहे होंगे। और अभी हमारे पास जो क्षमताएं हैं प्रोडक्टिविटी की, क्योंकि आपको पता है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 15 से, और जो 65 वर्ष का ये जो एज 15 to 64 एज, यहां पर सब लोग अर्निंग करते हैं मतलब मैक्सिमम हैंड है, और इसीलिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो अर्निंग बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर बात करेंगे किस प्रकार से दुनिया के देशों में, जापान में, साउथ कोरिया में इन्होंने स्किल प्रोवाइड किया, राइट, ह्यूमन कैपिटल को कैसे सही यूटिलाइज किया, लेबर सप्लाई को, सेविंग्स को, है ना, सेविंग्स बढ़ती हैं इन दिनों में। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी कम हो रही है धीरे धीरे। पॉपुलेशन जैसे आज की तारीख में चाइना की हम देख रहे हैं, जापान की गिर रही है, उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, जॉबलेस ग्रोथ जो है, इवन इतने लोग हैं उन्हें जॉब प्रोवाइड करना, विशियस साइकिल लाना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सभी दुनिया के अलग अलग देशों में देखा गया, जिसमें सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया बहुत अच्छा इन्होंने लीडरशिप किया था उन दिनों में, है ना। और कितना अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करें लोग, ये सब चीजें, हेल्थ इन्वेस्टमेंट को हम लोग बढ़ाएं, है ना, ओवरऑल सभी जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं ताकि मैक्सिमम लोग जो है उनको वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सके, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर पर ध्यान दिया जा सके, जेंडर जो डिफरेंशिएशन है उसको ओवरकम किया जा सके, ब्रिजिंग द जेंडर डिफरेंशियल्स, है ना। इन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया जेंडर डिफरेंशिएशन आर रादर मिनिमल, भारत में ज्यादा है। फीमेल वर्कफोर्स को एम्बेड किया जाए, 50 लगभग 48-49% पॉपुलेशन तो यही है, इनको एम्बेड किया जाए, और इन सब से क्या होगा, हम अल्टीमेटली एक यूनिक मॉडल क्रिएट कर सकेंगे। नाउ देयर शुड बी अ डिटेल्ड पॉलिसी framework regarding utilization of the डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमें उसको प्रॉपरली अप्रोच करना है, उसको यूनिकली अप्रोच करना है, डाइवर्सिटी का यूज करना है। पॉपुलेशन जो एजिंग होगी उस समय बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो अभी से उस बेनिफिट्स के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनकर उभरे, क्योंकि विद इन 20 ईयर्स के बाद ये सब कुछ जो एज है वो एजिंग होती हुई दिखाई देगी। 20 ईयर्स की ऐसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट बने, है ना, जो 20 to 50 ईयर्स के लिए हो, फेडरल अप्रोच जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, मॉनिटरिंग ये सब हो, तो हम जरूर देखेंगे कि एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है हम अपने देश को ताकतवर कंट्री के रूप में उभार सकते हैं। तो बार्क जो रेटिंग है, इसके तहत क्या होता है, पूरे भारतवर्ष में 44,000 जो टेलीविजन सेटअप बॉक्स हैं उनमें बार्क ने, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने अपने स्पेशल मीटर लगाए हुए हैं, जिससे टीआरपी का पता चलता है। बीच में इसको कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन टीआरपी जो है जिससे पता चलता है कौन सा न्यूज चैनल, कौन सा सीरियल, कौन सा धारावाहिक, कौन सा इवेंट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, उसको सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, और ये 44,000 टेलीविजन की मदद से पता चलता है।
है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ था, कुछ टैंपरिंग की गई और जो एजेंसीज हैं, जो ये न्यूज़ चैनल है या जो चैनल्स हैं, उन्होंने पेमेंट खिलाया कि आप हमारे ही चैनल को चलाइए। उनको पता चल गया ये 44,000 कौन कौन से टेलीविजन में लगा हुआ है। और इससे करके क्या हुआ, टीआरपी को बढ़ाने से क्या होता है, फिर सारे के सारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो उन्हीं चैनल को जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम देखने को मिला था। द रेटिंग वर सस्पेंडेड आफ्टर मुंबई पुलिस बस्टेड अ रैकेट इन्वॉल्विंग प्राइवेट चैनल एफर्ट टू टैंपरिंग। उन्होंने टैंपरिंग किया था, उसमें चेंज किया, लेकिन फिर से जो है रिवाइज्ड प्रोटोकॉल के साथ में एक बार फिर से ये रिज्यूम किया जा रहा है। तो आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय टीआरपी जर्नलिज्म, ये क्या होता है ना। आपको याद आ रहा है ना अभी न्यूज चैनल कौन सा था, बताइए वो कौन सा न्यूज चैनल था, है ना। एंड डिस्कस द लूप होल इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन ऑफ इंडियन मीडिया। टीआरपी के कारण सारा पैसा उससे जाएगा, पैसा ज्यादा जाएगा तो वो अपनी क्षमता को बढ़ा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं हुआ। तो यहां पर आपको बताया गया कि किस प्रकार से ऑडियो की मदद से ये लोग 44,000 टेलीविजन में ऑडियो वाटरमार्क की मदद से वीडियो कंटेंट को जो है रिकॉर्ड करते तो पता चल पाता था। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में ये आर्टिकल जो है दिया गया है। और हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। आई थिंक आपको जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर देने हैं। आपको लगता है कोई आर्टिकल डिटेल में मुझे डिस्कस करना चाहिए, जरूर बताइए, लिख दीजिए ईमेल एंड आई विल डिस्कस इट इन डिटेल, राइट। सो आई स्टॉप हियर टुडे, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द कैटलिस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।